अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे CS 201 लेक्चर नंबर 43 की। और आपको शुरू में ही यहाँ पर एक लाइन इन्होंने लिख के बताई हुई है कि आज आपका रिव्यू होगा और वो रिव्यू आपका होगा जनाब लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 25। यही लेक्चर 1 में आपने क्या पढ़ा, लेक्चर 25 से लेकर 42 तक आपने क्या पढ़ा। यानी कि ये लेक्चर आपका लेक्चर नंबर 1 आपने जो पढ़ा था उसको ही दोहराई है, और लेक्चर नंबर 25 से ऑनवर्ड 42 तक जो मैंने आपको लोगों को समझाया है उसकी आज एक मेन बातें आपके साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कह सकते हैं कि आपके इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनका निचोड़ है। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ना सिर्फ आप लोग इसको याद कीजिएगा बल्कि आप लोगों ने तमाम तर पॉइंट्स को और तमाम तर जो कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको बड़े अच्छे तरीके से अपने माइंड में यहाँ पर बिठा लेना है। चलते हैं लेक्चर की तरफ। आपने पढ़ना है कि आपके मैट्रिक्स प्रोग्राम एक्सरसाइज आप करेंगे, डिज़ाइन रेसिपी होगी, प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे और एट द एंड हम जो है वो अपने डिज़ाइन इश्यूज और क्लास इंटरफेस की बात करेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम एक्सरसाइज में आपको कह रहा है कि मैथमेटिक्स जो है वो एक गुड डोमेन होती है ताकि हम अपनी क्लासेस को और अपने प्रोग्राम को डेवलप कर सकें। यानी आपको यहाँ पर बताने का मकसद है कि आपने जो मैट्रिक्स वाले प्रोग्राम पढ़े थे तकरीबन लेक्चर नंबर 27-28 में मैंने आपको शायद ये पढ़ाया था, तो वहाँ पर आपने मैट्रिक्सेस को देखा था और आपने मिड टर्म में भी कुछ मैट्रिक्स को देखा था जहाँ पर आप फॉर लूप का इस्तेमाल करते हुए कुछ मैट्रिक्स की बातें करते थे। मैट्रिक्स बेसिकली होता क्या है, तो उसका काम जो है वो स्टूडेंट इस तरह का होता है। आपका मैट्रिक्स आपने ये 9-10 में और FSC लेवल पे मैथ में भी पढ़ा होगा। तो ये आपका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कुछ इस तरह आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो प्रिंट आउट होती हैं, इनको मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यही बात बता रहा है कि आप इसकी मदद से अपनी क्लासेस को, अपने प्रोग्राम्स को, यानी अगर आपका मैथ अच्छा है तो आप बड़ी आसानी से अपनी क्लासेस के अंदर कुछ इस तरह का प्रोग्राम डेवलप करने में कामयाब हो जाते हैं। और ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स नंबर होता है, थोड़ा सा एक कम्प्लेक्स जो है वो प्रोग्राम होता है। फिर उसके बाद डिज़ाइन रेसिपी से मुराद होती है कि आपने अपना कोड कैसे लिखना है। देखें, वो आपको यहाँ पर बता रहा है कि सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं, यानी कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। एनालाइज से मुराद ये होती है कि अगर मैं आपके पास आया हूँ और आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं और मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार कर दें, वो रिक्वायरमेंट मैं आपको बताऊंगा। अब आप उस रिक्वायरमेंट को पूछने से पहले आप मुझसे पूछेंगे आपका टाइम सर कितना है, या आप मुझसे ये पूछेंगे कि आपको कितनी देर में ये प्रोग्राम चाहिए, या ये ऐसा एक सॉफ्टवेयर चाहिए, इसके अंदर क्या क्या जो है वो ऑप्शंस होने चाहिए, फंक्शंस क्या क्या होने चाहिए। तो ये आपकी प्रॉब्लम को एनालाइज करने का प्रोसेस होता है। इसको हम कहते हैं डिज़ाइन रेसिपी। इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि द कोड इज रिटन, ये वाला जो कोड होता है रिटन करते हैं इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम, यानी कि इस मरहले पर आप ये बात डिसाइड कर लेते हैं कि हमने अपना प्रोग्राम जो है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे लिखना है। उसके आगे प्रॉब्लम को एनालाइज करना, यानी कि आपने जब प्रॉब्लम को एनालाइज कर लिया, एनालाइज करने के बाद आपने 2 डायमेंशनल अरे का इस्तेमाल करना है। और ये आप लोगों ने मिड टर्म में अगर मेरे लेक्चर्स लिए हुए हैं तो वेल एंड गुड, नहीं लिए तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ मजीद क्लियर कर देता हूँ। जब भी आप मैट्रिक्सेस की बात करते हैं तो मैट्रिक्स के अंदर हम बात करते हैं 2 डायमेंशनल अरे की। अरे क्या होता है, अरे से मुराद ये होता है कि आपने अपने लिए मेमोरी रिजर्व करनी है, मेमोरी लेनी है। तो उसी तरह अरे की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है फर्स्ट यानी 1 डायमेंशनल अरे, और एक होती है सेकंड डायमेंशनल अरे जिसको हम 2 डायमेंशनल अरे भी कहते हैं। जो फर्स्ट डायमेंशनल या जो पहली डायमेंशनल अरे होती है जिसको हम 1 डायमेंशनल अरे भी कहते हैं, उसके अंदर ना आपका कुछ इंटरफेस इस तरह का होता है, लाइक आप ये इस ब्लॉक्स के अंदर अपना जो डेटा होता है उसको यहाँ पर आप लिख रहे होते हैं इस तरह से। ठीक है, और जो सेकंड डायमेंशनल अरे या 2 डायमेंशनल अरे होती है, इसके अंदर आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप रोज और कॉलम की फॉर्म में अपना डेटा बड़ी आसानी से अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। इसने आपको यही एग्जांपल यहाँ पे बताई भी है कि अगर आपने इस मैट्रिक्स को लिखना है तो इस मैट्रिक्स को लिखने के लिए आपको अपने प्रोग्राम के अंदर 2 डायमेंशनल अरे का इस्तेमाल करना होगा। एक जो डायमेंशनल अरे होगी वो आपकी रोज की होगी और जो दूसरी डायमेंशनल अरे होगी वो आपकी कॉलम की होगी। इसीलिए हम जो है वो 2 डायमेंशनल अरे का इस्तेमाल अपने प्रोग्राम के अंदर मैट्रिक्सेस को बनाने के लिए करते हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहा है जो कि मैंने आप लोगों के लिए हाईलाइट कर रखे हैं। अ मैट्रिक्स इज एडेड टू अनदर मैट्रिक्स, आप जो है एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स में ऐड कर सकते हैं। इनकी वैल्यूज को, जो ऑर्डिनरी नंबर्स होते हैं उनको आप स्केलर वैल्यू की फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आप इनके नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसी तरह आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और आप इनका ट्रांसपोज भी ले सकते हैं। ट्रांसपोज का मतलब होता है रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज के अंदर चेंज कर देना। उसके आगे आपको बता रहा है कि मैट्रिक्स को लिखने का तरीकेकार कुछ इस तरह से होता है। या आपने होपफुली पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हुआ तो आप लोग इसी लेक्चर को बस अच्छे तरीके से सुन लें तो इंशाल्लाह आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह जो है वो समझ में आ जाएगा जो मैं आपको यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ।
उसके आगे आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, हमारे पास जब क्लैरिटी के साथ कोई रिस्ट्रिक्शन होती है, यानी कि ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। आप लोगों ने बड़े ख्याल रखना होता है बड़ा कि हमने जो नंबर ऑफ रोज है और जो नंबर ऑफ कॉलम है उनके अंदर किस तरह अपने डेटा को मैनेज करना है, किस तरह अपने डेटा को मैनिपुलेट करना है। इसीलिए आपको कह रहा है कि आपका रिस्ट्रिक्शन होती है मैट्रिक्स में कि आप अपनी एडिशन को परफॉर्म करें कुछ नंबर्स पर, सेम नंबर्स पर, लेकिन इन अदर वर्ड्स आपने एक ऑर्डर को मेंटेन करना होता है। यानी कि ऑर्डर को मेंटेन करने की रिस्ट्रिक्शन जो है वो आपके प्रोग्राम के अंदर कंटिन्यूसली मौजूद होती है। जिस तरह यहाँ पे देखें, अगर आपने इनको माइनस करना है तो देखें ऐसा ना हो कि आप जो है वो यहाँ पर अगर कोई 3 लिखना चाह रहे थे, ये देखिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो आपका ये जो 3 है यहाँ पर 7 वाली जगह पे चला जाए और जो 7 है ये आपकी 3 वाली जगह पे आ जाए, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ चेंज जो है वो नहीं होने चाहिए, दोनों की जो जगह है वहीं पर रहना चाहिए। तो ये आपका ऑर्डर होता है जो कि आपने मेंटेन करना होता है। उसके बाद आपको कह रहा है कि आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हमने इसको कैसे करना है। जब आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन जाएंगे, यानी कि प्रैक्टिस करने के बाद आप इस काबिल जरूर हो जाएंगे कि आप ये चीज़ों को बड़ी आसानी से हैंडल कर सकेंगे। फिर कुछ आपको असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बता रहा है। याद रहे स्टूडेंट्स, असाइनमेंट ऑपरेटर हम कहते हैं डेव सी प्लस प्लस के अंदर इस चीज़ को, यानी कि ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको असाइन कर दिया गया है, ये वाला मैट्रिक्स। तो ये वाला जो आपको इक्वल का साइन नजर आ रहा है ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, और अगर ये डबल इक्वल होता है तो इसका मतलब है कि ये जो है मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है, इक्वल है। तो ये आपको कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है। असाइनमेंट ऑपरेटर को याद रखिएगा, ये आपके बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। उसके आगे आपको मजीद मल्टीप्लाई करने के बारे में बताया जा रहा है कि आप ऑपरेटर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई इस तरह करते हैं, इसका सिंटैक्स आपने बस याद कर लेना है। उसके आगे आपको ये बताया जा रहा है कि आपने यहाँ पर अगर मैट्रिक्स को सोल्व करना है ना मल्टीप्लाई करने के तरीकेकार से, तो वो भी आप अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखिए ये वाला जो तरीकेकार है ये आपको बताने का मकसद यहाँ पर ये है समझाने का कि आप लोगों ने 9-10 के अंदर और एफएससी लेवल के अंदर या इंटरमीडिएट लेवल पे आपने ये तमाम चीज़ों को पढ़ा हुआ है। तो अभी हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए एक रो को मैं आपको यहाँ पर दोबारा अगर समझा दूं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने ये वाली जो रो आपको नजर आ रही है 1 2, इस रो को आपने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में आपका साइन प्लस आएगा, प्लस करने के बाद आपने दूसरी जो रो है इसको आपने दूसरे कॉलम के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है। कुछ ये तरीकेकार होता है कि जिसकी मदद से हम जो है अपने मैट्रिक्स को अपने प्रोग्राम के अंदर और आम कॉमन रूटीन के अंदर भी स्टोर कर रहे होते हैं। उसके आगे आपको मजीद यही बताया जा रहा है कि आपने इसको सोल्व कैसे करना है। तो मैंने आपको ऊपर भी बता दिया, यहाँ पर मैं आपको मजीद क्लैरिटी के साथ समझा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको करवाना मजीद आसान है। इस पहली रो पहली कॉलम को छोड़ दें चूंकि ये ऑलरेडी रेड से हुआ है, तो आप दूसरी रो को देखें। करना आपने पहली रो के साथ भी यही काम है जो मैं आपको दूसरी रो के साथ करवाऊंगा। देखिए ये दूसरी रो है 2 6 और 10। अब आपने इसको अगर मल्टीप्लाई करना है तो आप इसकी ये आपका कॉलम है और आपने इसको दूसरी रो के एलिमेंट्स के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 6 और 10 के साथ। और आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर आपने इसका ट्रांसपोज लेना है, ये तो मैंने आपको मल्टीप्लाई करने का तरीकेकार बताया, और आप अगर ये कहेंगे ना कि आपने अगर इसका ट्रांसपोज लेना है तो देखें इस मैट्रिक्स को जो आपके पास रो थी वो आपने कॉलम में चेंज कर दिया और जो आपके पास कॉलम था वो आपकी रो में चेंज होगी। इस चीज़ को हम ट्रांसपोज कहते हैं। और ऊपर मल्टीप्लाई करने का तरीकेकार आपको मजीद वहाँ पर थोड़ा सा जो है वो हैंडआउट्स के अंदर सॉल्व था, तो मैंने आपको मल्टीप्लाई करने का तरीका भी बता दिया कि आपकी ये वाली जो रो होगी 2 6 और 10, आपने इसको इस वाली जो कॉलम को जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। उसके आगे आपको डिज़ाइन इशू और क्लास इंटरफेस के बारे में बता रहा है। सबसे पहले वो आपको बता रहा है डिज़ाइन इशू क्या होता है और क्लासेस क्या होती हैं। देखें वी वांट टू स्पेसिफाई, हम स्पेसिफाई करेंगे अपने साइज को मैट्रिक्स के, यानी कि हमने अपने साइज को देखना है कि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, कितनी रोज हैं और कितने कॉलम हैं। इस चीज़ को एनालाइज करना, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना जो है ये आपका एनालाइज कहलाता है कि आपने मैट्रिक्स को एनालाइज कर लिया, स्पेसिफाई कर लिया। उसके बाद आपको बताया जा रहा है कि जो मेमोरी होती है वो आपको अलाउ किया जाता है आपकी मर्जी के मुताबिक, लेकिन ये डायनामिक मेमोरी होती है और हमें कोशिश ये करनी होती है कि हम कम से कम मेमोरी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम को कर सकें और ना ही अपनी मेमोरी को वेस्ट करें। तो ये तमाम तरह फैसिलिटी आपको जो है वो आप कह रहे हैं गोइंग टू अलाउ करें डायनामिक मेमोरी, यानी कि आप ये तमाम तरह काम पॉसिबिलिटी के साथ डायनामिक मेमोरी के अंदर कर सकते हैं। इसको तरीके का लिखने का मैट्रिक्स इंट रोज और इंट कॉलम, ये आपका सिंटैक्स होता है जिसकी मदद से आप जो है वो काम करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग डेव सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर, कि आप इस सिंटैक्स को लगाने के बाद आप मैट्रिक्स एक जनरेट करते हैं और वहां पर आप नंबर ऑफ और रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को लिखते हैं। अब देखिए आपको बता रहा है जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होगा ये मेमोरी को अलाउ करेगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के बारे में बहुत डिटेल से मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है, नहीं सुना जरूर सुनिएगा, इंशाल्लाह बहुत सारा फायदा आपका वहां से हो जाएगा। उसके आगे आपको जो है वो एक मेन फंक्शन में दाखिल हो रहा है जी, वॉइड डिस्प्ले मैट्रिक्स एंड, और उसके बाद मैट्रिक्स आप मतलब आपको यहाँ पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का साइन लगाया जा रहा है। उसके बाद आप कुछ प्लस करते हैं, माइनस करते हैं। याद रहे कि जो ए है ये आपके लिए स्केलर क्वांटिटी का काम जो है वो करती है।
यानी आपको तरीक़ेकार बताने का मकसद है कि आप सिर्फ यहाँ पर मैट्रिक्स के साथ फॉर्म कर रहे हैं, आपने मैट्रिक्स के अंदर कुछ प्लस करना है, कुछ मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ पर वो आपको माइनस करवा रहा है, कभी वो प्लस करवा रहा है, कभी मल्टीप्लाई करवा रहा है। तो कहने का इन शॉर्ट आपको बताने का मकसद ये है कि आप अपने मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को एक दूसरे के साथ प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड जो है वो कर सकते हैं। ये आपका वो प्रोग्राम है जिसको आपको ऊपर जो है वो टुकड़ों की फॉर्म में समझाया गया था। यहाँ पर आपको एक प्रोग्राम एक कंपोजिशन की फॉर्म में दे दिया गया है। यहाँ से मैं आपको प्रोग्राम सारा समझा देता हूँ, तो यहाँ से आपको करवाना भी ज़्यादा आसान है और यहाँ से आप लोग समझ भी लेंगे तो इंशाल्लाह आपका काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। एक बात स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये प्रोग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट के अंदर आपको यहाँ से प्रोग्राम को फाइंड करना और प्रोग्राम को डिफाइन करना, या आपके लिए आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे कि आपने सिंटैक्स एरर को या लॉजिकल एरर को, किसी भी तरह के एरर को आपने फाइंड करना है। इस प्रोग्राम को अच्छी तरह समझिएगा, इंशाल्लाह यहाँ से आपका प्रोग्राम ज़्यादा आने के चांसेस मौजूद होते हैं। सबसे पहले आपने किया कुछ इस तरह से कि आपने अपनी क्लासेस को बना लिया। अब आप यहाँ पर इन्होंने एक मेन पार्ट दिया हुआ है, आपको ऊपर जो हेडर फाइल्स होती हैं उनको इंक्लूड नहीं किया हुआ। क्यों नहीं किया हुआ? इसलिए नहीं किया हुआ कि वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप अपने एलिमेंट्स को मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे रीअरेंज कर सकते हैं। देखिए आपने क्लासेस बना ली, क्लासेस के दो पार्ट्स होते हैं और क्लास का नेम रखा आपने मैट्रिक्स। क्लास के दो पार्ट हैं, एक पब्लिक पार्ट है और एक प्राइवेट पार्ट है। प्राइवेट पार्ट में आपने कहा इंट नंबर रोज एंड नंबर कॉलम, यानी कि जो इंटीजर है उसमें रोज भी होंगे और कॉलम्स भी होंगी। फिर आपने डबल के साथ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। अब ये जो दो आपको मल्टीप्लाई के साइन नजर आ रहे हैं, बेसिकली ये आपके लिए पॉइंटर्स का काम करेंगे। स्टैटिक ऑपरेटर जो मैंने आपको शुरू में बताया था, यानी मिड टर्म में आप ये पढ़ के आ चुके हैं। उसके आगे पब्लिक के अंदर होता ये है कि पब्लिक के अंदर आपने इनको इनिशियलाइज कर दिया है, यानी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के तो आपने कहा इंट भी जो है वो 0 के बराबर है, और मतलब रोज और कॉलम दोनों इंटीजर की फॉर्म में होंगे और दोनों 0 के बराबर होंगे। आपने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के बाद आपने दोबारा डिस्ट्रक्टर को कॉल किया। कंस्ट्रक्टर का मेमोरी को गिव करना और डिस्ट्रक्टर का मेमोरी को दोबारा जब आपने इस्तेमाल कर ली उसको वापस करके दे देना। उसके आगे आपने गेट किया रोज को और गेट किया कॉलम्स को, ठीक है। यूटिलिटी फंक्शन के थ्रू आपने इनको कॉल करने के बाद इन पे जो है वो वेरिएबल लगा दिया एंड के साथ। अब ये रेफरेंस डेटा टाइप है। उसके बाद आपने इनको क्या किया, आपने इनको आई स्ट्रीम की मदद से, या आपने पढ़ा हुआ ना ओ स्ट्रीम और आई स्ट्रीम, यानी कि सी इन और सी आउट, इसकी मदद से आपने इनको वैल्यूज के ऊपर स्क्रीन के ऊपर गेट किया और उसके बाद आपने आउटपुट की फॉर्म में इनकी वैल्यू स्क्रीन के ऊपर जो है वो प्रिंट कर दी। फिर आपने कांस्टेंट मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज, अब आपने कहा जो भी मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज ले लिया जाए। ट्रांसपोज से मुराद रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में इंटरचेंज कर दिया जाए, तब्दील कर दिया जाए। फिर आपने असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया। असाइनमेंट ऑपरेटर में आपने किया कुछ इस तरह से कि आपने कांस्टेंट फंक्शन एंड ऑपरेटर को बराबर कर दिया कांस्टेंट मैट्रिक एंड एम के, यानी कि जो भी इनकी वैल्यू होगी वो इंटरचेंज करने के बाद एक दूसरे को असाइन कर दी जाए। उसके बाद आपने इतना सा काम किया कि अब आप यहाँ पर जो है वो अपने जो मैट्रिक्सेस है उनके ऊपर फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। पहले आप कहते हैं कि मैट्रिक्स एम पे, फिर आप उसकी डबल डेटा टाइप पे कांस्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, फिर आप प्लस इक्वल के साइन के साथ यानी इसको प्लस कर दो और उसके बाद आप इनको फंक्शन को परफॉर्म करने के बाद फ्रेंड फंक्शन लगा देते हैं। फ्रेंड फंक्शन का मतलब ये होता है कि आपकी जो प्राइवेट डेटा होता है या जो प्राइवेट क्लास के कुछ मेंबर्स होते हैं उन तक रसाई हासिल करने के लिए हम जो है वो फ्रेंड फंक्शन का इस्तेमाल जो है वो कर रहे होते हैं। फिर मैट्रिक्स फंक्शन को आपने इस्तेमाल किया। मैट्रिक्स फंक्शन में दोबारा जो काम आपने रोज के लिए किया वही काम आप यहाँ पर जो है वो कॉलम के लिए करेंगे। उसको करने के बाद अब आपने यहाँ पर फ्रेंड ओ के साथ यानी फ्रेंड आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम के साथ आपने यहाँ पर डेटा को अपनी स्क्रीन के ऊपर गेट किया और उसके बाद प्रिंट करवा दिया। तो ये आपका एक प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम के अंदर आप लोगों को मैंने जो बताया है वो ये होता है कि आपको ज़्यादातर जो एरर को फाइंड करना होता है वो पूछा जा सकता है। तो एरर को फाइंड करने के लिए बस आपने इसको अपनी नज़रों से अच्छी तरह गुजार लेना है, इसको छोड़ना नहीं है, स्किप आउट नहीं करना है। उसके आगे आपको कुछ बता रहा है कि आपने याद रखना है कि डायनामिक मेमोरी जो अलोकेशन होती है, यानी डायनामिक मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसको हम हीप की मदद से अपने लिए गेट करते हैं जितनी हमें ज़रूरत होती है। तो ये तमाम तर काम जो भी आप करेंगे अपनी मर्जी से मेमोरी को गेट करने का, ये तमाम तर काम डायनामिक मेमोरी के अंदर जो है वो हो रहा होता है। फिर कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में आपको दोबारा गाइड किया जा रहा है। असाइनमेंट ऑपरेटर हम इक्वल के ऑपरेटर को जो है वो कहते हैं। उसके आगे आपको मजीद इस जो है वो इन्फॉर्मेशन के बारे में जो प्रोग्राम मैंने आपको ऊपर बताया उसी के बारे में आपको यहाँ पर बता रहे हैं। बस आपको अगर उस प्रोग्राम की समझ आ गया उसके बाद आप ये पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह आपका काफ़ी काम जो है वो हो जाएगा, यही काफ़ी आपको समझ आ जाएगी। स्टूडेंट्स आप लोगों ने जो प्रोग्राम करवाया है इसको मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्किप नहीं करना। थोड़ा सा मुश्किल प्रोग्राम है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप लोगों का ये आता होता है। ज़्यादातर हमने जहाँ तक देखा है मैट्रिक्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं।
उसके अंदर आपको बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आपने इसके अंदर से एरर को फाइंड करना है। तो एरर को छोटे से छोटे चीज़ों पे आपने नज़र रखनी है। हो सकता है सेमीकोलन वहाँ पे जो है वो ना हो, इसके अलावा कोई इन्होंने स्टैटिक का ऑपरेटर ना लगाया हो, या आपके जो सी इन और सी आउट के जो मेन फंक्शन है उनको गलत गलत लिखा हो। तो ये बातें आपने बस अपने माइंड में रखनी है, इंशाल्लाह बाकी तमाम तर काम आपका बड़ी आसानी से हो जाएगा अगर आपको ये तमाम तर प्रोग्राम की समझ में आ गया है। तो यहाँ तक आपका जी लेक्चर था, होपफुली समझ में आ चुका होगा। कोई चीज़ समझ नहीं आई मुझे जो है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगने पर लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आखिर में आप लोगों को एक और चीज़ जो है वो बता दूँ, इंशाल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल मेरी प्रिपरेशन आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नहीं हुए तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके लिए आने वाले दिनों में तैयार किया जाएगा और आपके साथ जो है वो शेयर किया जाएगा। थैंक यू सो मच, मुझे इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफ़िज़।